स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में आज के लेक्चर में पढ़ा जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है और जो है चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल चल रहा है। इसके पहले 3.8 तक बताया गया था। आज 3.9 से आगे सॉल्व करेंगे। 3.9 और इससे आगे 3.9 कह रहा है दो नगर है ए व बी जिसमें नियमित बस सेवा है जो एक दूसरे से जुड़े हैं। यानी कि दो नगर हैं और दोनों जो है बस सेवा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक नगर ए है, दूसरा नगर क्या है, बी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक नगर ए है और यहाँ पर मान लेते हैं एक नगर क्या है, बी है, और ये दोनों बस सेवा से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, प्रत्येक टी मिनट के बाद बसें चलती हैं, यानी कि हर टी मिनट के बाद बसें क्या होती हैं, चलती हैं। कोई व्यक्ति साइकिल से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की तरफ जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो ए से बी की तरफ जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या होता है, चलता है। ठीक है, जाता है और नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद बस उसी गति की दिशा में तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद उसके विपरीत दिशा में गुजरती है। अब देखिए ये व्यक्ति इस पे चल रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो एक बस इसको हर 18 मिनट पे क्रॉस करती है और एक बस इसके विपरीत दिशा में हर 6 मिनट पे क्रॉस करती है। ये व्यक्ति क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि बस सेवा काल टी कितना है और बसें सड़क पर किस चाल से चल रही हैं। यानी कि बस की जो सेवा काल टी है वो कितना है और बसें सड़क पर किस चाल से चल रही हैं। तो चलिए हमने कुछ नोट कर दिया ताकि बिना टाइम जो है ज्यादा लगाए हम लोग सॉल्व कर सकें अधिक से अधिक। तो इसके लिए मान लेते हैं कि प्रत्येक बस का वेग क्या है, बी है। ठीक है, और साइकिल सवार का वेग क्या है, यू है, जो दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कर लिया। अब उसके बाद से टी मिनट में कह रहा है आपका टी मिनट, तो टी मिनट को हम घंटा में बदलेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। घंटा में इसलिए बदलेंगे कि जो साइकिल सवार का वेग दिया हुआ है वो घंटा में दिया हुआ है, किलोमीटर पर घंटा में। ठीक है, अब दो कंडीशन है, एक तो जो है बस व्यक्ति की दिशा में जाके उसको क्रॉस कर रही है और एक उसके विपरीत दिशा में आकर क्रॉस कर रही है। तो पहली स्थिति अभी लिया जाएगा कि बस जो है व्यक्ति की दिशा में ही चल के क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो जब बस ए से बी दिशा में साइकिल को क्रॉस करती है तो बस का साइकिल के सापेक्ष वेग क्या होगा भाई व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है और बस भी पीछे से इसी दिशा में आके इसको क्रॉस कर रही है, तो सापेक्ष वेग होगा। ठीक है, तो सापेक्ष वेग कितना होगा भाई, तो जो है बस का वेग और माइनस व्यक्ति का वेग, सापेक्ष वेग हो गया। ठीक है, बताया गया था सापेक्ष वेग आप लोगों को। अगर आप में से किसी ने इसके पहले नहीं देखा है वीडियो तो पीछे वाला जरूर देख लीजिए ताकि 100% न्यूमेरिकल समझ में आए। तो यहां से सापेक्ष वेग निकल गया। ठीक है, बी माइनस यू। अब जो है साइकिल सवार को पकड़ने के लिए बस द्वारा कुछ समय लगा होगा। जैसे साइकिल सवार मान लीजिए यहां पर है, बस यहां से चली, तो यहां से चलते चलते कुछ टाइम के बाद तो इसको क्रॉस करेगी ना, पकड़ेगी और पकड़ करके क्रॉस करेगी। तो यानी कि वो लगा समय कितना है, 18 मिनट है। यहां पर आपका स्पष्टता लिख रहा है कि प्रत्येक 18 मिनट पर व्यक्ति को क्या करता है, एक बस क्रॉस करता है। इसका मतलब हर 18 मिनट पर बस जो है व्यक्ति को पकड़ता है। ठीक है, तो 18 मिनट को घंटे में बदल दिया 60 से भाग देकर के। ठीक है, अब उसके बाद से दूरी निकाल लेते हैं कि दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय, या आप कहते हैं चाल गुणे समय। अब वही वैल्यू पुट करते हैं तो दूरी आपका कितना है, VT अपान 60। तो ये हो गया VT अपान 60 इज इक्वल टू वेग हो गया आपका कितना, V माइनस यू। तो ये हो गया V माइनस यू और इनटू समय कितना लगा, 18/60। तो ये हो गया आपका 18/60। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ है, 18 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा V माइनस यू बराबर VT/18। तो ये आ गया आपका VT/18, समीकरण नंबर 1 इसको मान लीजिए। अब देखिए इसके आगे जो कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया V माइनस यू इज इक्वल टू VT अपान क्या, 18 आ गया। अब दूसरी स्थिति, जब बस साइकिल सवार को B से A दिशा में क्रॉस करती है, तो यही चीज लिखेंगे दूसरी स्थिति कि जब बस साइकिल को B से A दिशा में क्रॉस करती है तो अब यहां भी सापेक्ष वेग होगा, तो बस का
तो बस का साइकिल के सापेक्ष वेग, साइकिल के सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग कितना होगा भाई, जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v प्लस यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो इस केस में सापेक्ष वेग क्या होगा, जुड़ जाएगा v प्लस यू। और इस दशा में समय कितना लग रहा है, इस दशा में समय भी लिख लीजिए, इस दशा में लगा समय, कितने समय में क्रॉस कर रहा है भाई, 6 मिनट में। तो मिनट को घंटा में बदल लीजिए, तो 6 बटा क्या हो जाएगा, 60 घंटा। ठीक है, समय आ गया आपका, वेग आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई, अब वही चीज, फिर दूरी बराबर वेग गुणे समय। अतः अब कितनी दूरी तय करना पड़ा, दूरी बराबर फिर वही चीज लिखिए, वेग गुणे समय। ठीक है, तो चलिए दूरी आपने निकाल रखा है। ठीक है, दूरी कितना होगा आपका, वही होगा। ठीक है, VT अपान 60, ये वाला दूरी तो उतना ही होगा, VT अपान 60, VT अपान 60 इज इक्वल टू वेग अब आपने निकाल रखा है v प्लस यू, और इनटू समय आपका 6/60। ठीक है, 6/60, 60 से 60 काट दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए, तो v प्लस यू बराबर आएगा, इधर 6 से भाग दे दीजिए, तो VT अपान क्या हो जाएगा, 6, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो है समीकरण 1 में 2 से क्या करिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से। ठीक है, तो क्या आएगा, v माइनस यू अपान v प्लस यू इज इक्वल टू, देखिए VT अपान क्या हो जाएगा, 18 गुणा, ये ऊपर जाएगा, ये उलट जाएगा, 6 बटा क्या हो जाएगा, VT। तो VT से VT कट गया, 6 18, यानी कि v माइनस यू बराबर 3 और v प्लस यू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ठीक है, यानी कि जो है ये 3 इधर आएगा। ठीक है, ये 3। ठीक है, तो 3v माइनस 3u इज इक्वल टू v प्लस यू, u को एक तरफ कर दीजिए, तो 3v माइनस v इज इक्वल टू यू प्लस 3u, तो कुल मिला के ये हो जाएगा v बराबर 2u। ठीक है, तो ये आपका v की वैल्यू आ गई, यहां से 2v बचेगा और यहां से 4u होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2u आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है v की वैल्यू आ गई 2u। अब आप u का मान जानते हैं, क्या है भाई, v इज इक्वल टू 2 इंटू यू का मान लिखा गया है, देखिए स्टार्टिंग में v यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 से गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि वेग जो है बस का निकल के आ गया कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि आप क्या बता दीजिए, वेग बता दीजिए, और पूछा जा रहा है समय। तो समीकरण 1 तो समय निकालना हो अगर आपको, तो समय आप कैसे निकालेंगे, t/60 से, यानी कि आप समय निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो है, या आप यहां से निकाल लीजिए जो है v माइनस यू इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन आपका आया हुआ है, यहां से भी आप t का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। तो कैसे निकालेंगे, इसी में वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए जो है अब लिखते हैं, अगर t का मान निकालना हो तो हम लोग समीकरण 1 को ले, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या करेंगे भाई, v का मान रखेंगे जो कितना है, 40 है, और u का मान क्या है, 20 है, बराबर v का मान 40 और गुणा t का मान निकालना ही है, और बटा क्या है, 18। ठीक है, अब ये 20 हो जाएगा आपका, और गुणा 18 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 गुणा क्या हो जाएगा, t, देयरफॉर कैपिटल T इज इक्वल टू 20 गुणा 18 बटा 40। देखिए ये 2 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 9 बार में कटेगा, तो यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा, 9 घंटा। ठीक है, तो यानी कि समय निकल के आ गया कितना, आपका 9 घंटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.10। कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, यानी कि 29 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है, पूछ रहा है कि गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी, इसके गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग व त्वरण क्या होगा। तो आइए एक एक करके जो है आंसर देखते हैं। पहले का आंसर देखिए, गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा बता दीजिए आप। तो हमेशा गेंद जो है जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो गुरुत्वीय बल के अधीन क्या करेगी, गति करेगी।
तो उसका त्वरण क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। तो हमने लिख रखा है कि चूंकि गेंद पूर्ण गति के दौरान गुरुत्व के अधीन गति करता है, अतः त्वरण की दिशा जो है हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि इसके गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग व त्वरण क्या होगा। तो आप जानते हैं कोई भी पिंड जब ऊपर जाता है तो उच्चतम बिंदु पर जाके क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, क्षणिक भर, फिर वापस आता है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। तो वेग अंतिम वेग शून्य होगा और त्वरण कभी नहीं बदलता, त्वरण हमेशा वही रहता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे की तरफ क्या होगा की ओर दिशा होगी उसकी, और त्वरण कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तीसरा कह रहा है कि गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को अगर x बराबर 0 और t बराबर 0 चुनिए तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए, तो गेंद की ऊपर की व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति, वेग व त्वरण के चिन्ह बताइए। तो देखिए जब जो है जब गेंद की स्थिति हमेशा धनात्मक होगी, इसलिए होगी कि जो है पृथ्वी और उच्चतम बिंदु के बीच में ही गेंद रहेगी, इसलिए हमेशा धनात्मक होगी। और दूसरी बात ये कि जब गेंद जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रही होगी तो उस दौरान वेग ऋणात्मक होगा, और जब ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गेंद गति कर रही होगी तो उस समय वेग उसका क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है। यानी कि गति उसका क्या होगा, धनात्मक होगा। और त्वरण सदैव जो है धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक नहीं होता इस दौरान, जब जो है गेंद नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो या ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, हर केस में त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। और ये जो है 9.8 के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। क्योंकि ये जो है गेंद उच्चतम बिंदु और पृथ्वी के बीच में है। अब आइए जो है लास्ट जो क्वेश्चन कह रहा है किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है, ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है, तो जो जो दिया उसको नोट कर लीजिए। जब नीचे से ऊपर की तरफ गेंद जाएगा तो अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, u आपका दिया हुआ है 29 मीटर पर सेकंड और g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है। और ये जो है ऊपर के केस में जो है हम ऋणात्मक लेते हैं दिशा के अनुसार। ठीक है। चूंकि वैल्यू इसकी ऋणात्मक नहीं होती है, ये सिर्फ दिशा को शो करता है, और h का मान आपको निकालना है। तो गति का तृतीय समीकरण लगा दीजिए। गति के तृतीय समीकरण से क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh से। ठीक है। यही होता है जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो। तो v का मान क्या हो गया 0, u का मान हो गया 29, और ये जो है 2 इंटू जी का मान हो गया 9.8 और इंटू h का मान निकालना है। तो ये 0 बराबर ये हो जाएगा 841, और ये जाएगा 2 8 16, दोनों 18 19 h हो जाएगा। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 841 माइनस के साथ होगा माइनस 19.6 h होगा। देयरफॉर h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 841 बटा 19.6। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, आप जो है इसमें 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका। 841 एक जीरो बढ़ा देंगे और 196 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये आपका निकल के क्या होगा, आ जाएगा कि कितनी ऊंचाई तक गेंद जो है जाता है। ठीक है। यानी कि ये ऊंचाई आपका निकल के आ जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है। ये जो है इतने मीटर तक क्या होगा, जाएगा। दूसरी चीज आपसे पूछी जा रही है कि आप बता दीजिए कि कितनी देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है, यानी कि टी का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि समय यहाँ से पूछा जा रहा है। तो गति का प्रथम समीकरण लगा दीजिए। गति के प्रथम समीकरण से क्या हो जाएगा भाई, v बराबर u माइनस क्या होगा gt। ठीक है। u माइनस gt। तो देखिए v 0 हो गया, u हो गया 29 और माइनस g हो गया 9.8 और इंटू ये t का मान, यहाँ से t का मान जो है निकालना है हमें। ठीक है। तो अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस 29 हो जाएगा और ये माइनस 9.8 t हो जाएगा। देयरफॉर दोनों तरफ माइनस से कट गया, t बराबर आ गया 29 बटा 9.8। ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 290 बटा क्या हो जाएगा, 98। 290 में 98 से भाग दे लीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा क्या, सेकंड में समय, यानी कि कितना समय उसको जो है नीचे से ऊपर जाने में लगा। ठीक है। ये जो है आपका निकल के आ जाता है। अब एक चीज और यहाँ से पूछता है। ठीक है। अगर जो है ये जो है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आप जाने में समय लगा और आपसे पूछा जा रहा है कितने देर बाद खिलाड़ी के हाथों में होगा। तो भाई नीचे से ऊपर अभी गेंद जा रहा है, वापस आएगा तब खिलाड़ी के हाथों में आएगा, तो कुल लगा समय कितना हो जाएगा,
खिलाड़ी के हाथों तक आने में लगा समय, खिलाड़ी के हाथ में गेंद आने में लगा समय, कितना होगा भाई, दूना लगेगा ना इसका, तो क्या हो जाएगा, लगा समय बराबर 2 गुणा, अब ये 290 बटा कितना हो जाएगा 98। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो सेकंड में आ जाएगा, इतने सेकंड में गेंद जो है खिलाड़ी के हाथों में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो है पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। न्यूमेरिकल की सीरीज अभी चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे वाला न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तब तक आप जो है पूरी एनर्जी से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और जो है खुश रहिए। धन्यवाद।